आप सभी का इस सारे अकेडमी में स्वागत है। मैं सुरेश सर आज टेस्ट नंबर 3 का सॉल्विंग कराने चल रहा हूँ। जैसा कि थोड़ा सा इस बार वीडियो लेट पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा काम की वजह से हो नहीं पा रहा है। तो आइए आज हम देखते हैं कि जो शनिवार को मैंने टेस्ट कराया था उसमें क्वेश्चन कैसे आए थे, और जो लड़के ऑफलाइन मोड में ये टेस्ट दिए हैं वो अपना सही से मूल्यांकन कर लें। हो सकता है कि आंसर बोलते समय कोई चीज़ छूट गई हो, ठीक है ना। तो एक बार आप अपना मूल्यांकन बढ़िया से कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बता दिया करेंगे बीच बीच में। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे जो है पहला मेरा यहाँ पे जो है ये मेरा आज का मोटिवेशनल कोर्स है। चलिए इस मोटिवेशनल कोर्स के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली वीडियो की, ठीक है। यहाँ पे आपका मोटिवेशनल कोर्स है कि जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। देखिए ये जो मोटिवेशनल कोर्स है कह रहा है कि जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य का होना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा शरीर के लिए ऑक्सीजन है। अगर देखिए शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो शरीर हमारी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन को अगर कोई लक्ष्य नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हम जिंदा रह के भी एक लाश के समान होंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य का व्यक्ति जो होता है वो पशु के समान होता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ। उम्मीद है आपको इससे जोश मिला होगा। चलिए यहाँ पे आज जो सॉल्विंग हम करने चल रहे हैं मैथ की करेंगे, और पहला क्वेश्चन ही आपका बहुत बेहतरीन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है पहला कह रहा है कि एक व्यापारी 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बच्चों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पे 1,000 रुपया व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपये में ही बेच देता है। तो उसके लाभ और हानि प्रतिशत की हमें गणना करनी है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल रहा है, एक लाभ और हानि का क्वेश्चन मिल रहा और एक बट्टा का क्वेश्चन मिल रहा है। अब यहाँ पर बट्टा 25,000 रुपया MRP था इसका और 2 बट्टे पे खरीदता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खरीदता कितने का है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक की शुरुआत करता हूँ, मैं 0 से शुरुआत करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बीच में बोल दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास जो मार्क प्राइस है जो MP है वो कितना है, तो वो मेरा 25,000 रुपया है, ठीक है, 25,000 रुपया है। अब इस 25,000 रुपया वाली वस्तु को वो क्या करता है कि 2 बट्टा लेता है, एक 20% का और एक 5%। तो 20% का बट्टा लेगा तो हम बट्टा को क्या करते हैं 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 100 में से माइनस करके लिखेंगे तो 20 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 80 और 80/100। दूसरा वाला बट्टा मेरा कितने का 5% का है तो हो जाएगा आपका 95, ठीक है, 95 हो जाएगा और ये 100। इतने में उसको खरीदता है। तो अब हम देखते हैं कि मेरे पास जो इस सॉल्विंग के बाद जो CP आती है वो CP कितना आता है, ठीक है, क्योंकि अब तो MP यहाँ पे रहा नहीं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ मेरा हो जाएगा CP यानी कि कास्ट प्राइस, कितने में खरीदारी पड़ी थी, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप करेंगे 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 0 आपके पास बचे हैं तो 3 0 से 3 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यही कैलकुलेशन बचा है। अब देख लेते हैं कि मेरा जो कितना खर्चा आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए आपका 95 में आप इधर करिए कैलकुलेशन, थोड़ा सा उधर स्पेस बचेगा। तो हमने क्या किया कि 95 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 8 5 40 के 0 हासिल, आपके पास 4 बच गया। और 8 9 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। और फिर 76 में हमको किससे गुणा करना है 25 से गुणा करना है, तो मैं 25 से गुणा कर दे रहा हूँ। तो हो जाएगा 5 0 0, 5 6 30 के 0 हासिल, आपका 3 बच गया, 5 7 35, 3 कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 0 में होगा 0 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 हासिल आपका 1 बच जाएगा। अब 2 7 14 हो जाएगा, 14 1 कितना हो जाएगा 15। अब इसको मैं प्लस कर देता हूँ 0 0 8 2 10 के 0 5 3 8 1 9 और ये हो गया आपका
यानी कि टोटल मिला के आप कह सकते हैं कि 19,000 रुपये की इसकी क्या हुई है, खरीदारी पड़ी है। यानी कि 19,000 रुपये का ये सामान खरीदा। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, इस चीज़ों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, इनको हटा देता हूँ मैं। तो अब देखिए यहाँ पे 19,000 का खरीदा, लेकिन उसने 1,000 रुपया और खर्चा किया, तो इस 1,000 को भी इसमें हम ऐड कर देंगे और मेरे पास अब हो गया 20,000 रुपया। यानी कि यही आपका ओरिजिनल सीपी है, ओरिजिनल आपका सीपी है, यही वाला आपका ओरिजिनल सीपी है। यानी 20,000 रुपये का कोई सामान आप खरीदते हैं, क्योंकि जो आप खरीद करके मरम्मत पे लाते हैं या किराया बढ़ा देते हैं उसको हम लोग सीपी में ही जोड़ते हैं। तो अब मेरे पास जो सीपी आ गई वो कितनी आ गई, 20,000 आ गई। अब थोड़ा सा भैया यहाँ क्लियर कीजिएगा, आप कह रहा है कि उसने 25,000 रुपये में बेच दी, तो आप देखिएगा कि एसपी कितना हो रहा है, तो एसपी आपका हो रहा है 25,000 रुपया। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई 20,000 रुपये की चीज़ आपको खरीदारी में पड़ी है ना, अब 25,000 रुपया में आप उसे बेच दे रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपको प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपये का। अब 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा, तो वो सीपी पे होगा, और मेरे पास सीपी कितना है, तो मेरे पास 20,000 रुपये की सीपी। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है, तो 20,000 रुपये का, और परसेंटेज बताने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम काटेंगे तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 2 से मैंने काट दिया, कितना आ गया मेरा 25। यानी कि 25% का हमें क्या हुआ है, फायदा हुआ है, 25% का हमें लाभ हुआ है। तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, तो ये देखिए 25% का लाभ, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। बिल्कुल मैं आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आपको बढ़िया समझिए। और वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रॉफिट मिले। जैसा कि यूपीपी की विज्ञप्ति के बारे में बात चल रही है, बहुत जल्द आने वाली है, तो उसके लिए हम आपको स्पेशली प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करूँगा इस पर। लेकिन थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा लोग पसंद करें वीडियो को, तभी तो काम किया जाएगा। मान लीजिए कोई पसंद ही नहीं करेगा तो हम वीडियो बना कर क्या करेंगे। आपको इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस सही और बट्टा से मिला करके है ना। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, ये भी आपका एमपी पे ही है, मार्क प्राइस भी, तो 900 रुपये का है, तथा इस पर 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता अगर 16% का बट्टा दे तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम ना सीधे का सीधे क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 16% का एकल बट्टा और एक क्रमवार बट्टे में अंतर क्या है। तो देखिए बट्टा निकालने का तरीका क्या है। अगर मान लीजिए कि आपको एकल छूट निकालना हो, क्या निकालना हो, एकल छूट, एकल आपको छूट निकालना हो, एकल छूट का फार्मूला होता है x + y - x × y/100। यानी कि यहाँ पे जो छूट है उन दोनों को हम पहले क्या कर देंगे, ये 8 और 8, यानी कि 8 + 8 - 8 में से 8 बटे में कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 8 8 16, और ये हो जाएगा कितना 8 ही का 64 हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि। अब यहाँ से देखिएगा आप थोड़ा सा कि ये 8 8 16 हुआ, जब मैं इसमें से घटा दूंगा तो आपके पास क्या बचेगा। मैं आपको हटा के बढ़िया से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब 16 में से मैंने क्या किया कि 0.64 को मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे मेरा कितना बचा 6, यहाँ 9 बच गया, 9 में से कितना गया 6 गया 3, और यहाँ पे क्या बच गया 5 और 1। यानी कि ये जो 8% का बट्टा आपको दिया जा रहा है, दो बट्टा दिया जा रहा है, वो 16% से छोटा है। ये वाला दोनों मिलाने के बाद जो हमारे पास बनना है वो कितना बनना है 15.36% बनना है। अब आप सोचिए कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली भाषा है, जैसे बिग बाजार वगैरह में बनाते हैं लोग, ऑनलाइन आप खरीदारी करते हो उसमें बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको लगता है यार ये 8% का छूट मुझे मिल रहा है, ये 16% का मिल रहा है, तो इससे तो बेटर है ये। ऐसा नहीं है। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 16% का एकल बट्टा और 8% का 2, ये वाला छोटा है लेकिन देखने में आकर्षक लग रहा है। यही तो मैनेजमेंट है, यही तो आपको समझना है।
अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार को केवल घाटा लग रहा है। कैसे घाटा लग रहा है भाई? क्योंकि अगर 16% का देखिएगा यहाँ पे 2 क्रमवार बट्टा दिया जाता है, यदि 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगा? तो ये बताइए कि अगर इस पे दिया होता तो उसे प्रॉफिट होता, उसने 16% पे दिया तो मतलब उसको नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हो रहा है, यही तो हमें देखना है कि आखिर में उसे नुकसान कितने का हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि उससे इतने % का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? इससे अधिक। यहाँ पे देखिए कि 16% का एक ठो बट्टा देगा तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि ये बड़ा बट्टा है, ये छोटा बट्टा है, तो उससे नुकसान हो रहा है। अब कितने का नुकसान हो रहा है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने का नुकसान हो रहा है, 0.64 का नुकसान हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 0.6 ही निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? तो मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 900 रुपये का क्या निकाल देंगे हम, तो 0.64% निकाल देंगे, यानी कि 0.64 अब बचे में कितना, 100। अब इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। कैलकुलेट करूँगा तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा 9 गुणे और ये बच जाएगा 0.64। अब यहाँ से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा ये देखिए 9 चौके 36 के 6 हो जाएगा और हासिल आपके पास 3 बच जाएगा और 9 छक्के 54 और 54 3 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे मैंने दशमलव रख दिया, यानी कि 5.76 रुपये का इसे क्या होगा, हानि होगा। अब अगर हानि होगा तो आंसर आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर सही है। क्योंकि अगर वो पहले दिया होता तो प्रॉफिट में रहता, क्योंकि उसे कम छूट देनी पड़ती, लेकिन उसने क्या किया, 16% का एकल छूट दिया और इसलिए जो दुकानदार था उसे बेचने पे क्या हुआ, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, तो 5.76 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आपका आंसर कौन चला जाएगा, डी वाला आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका CI से है, CI से ही है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से, और इस क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप, कह रहा है कि 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 24,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज कैसी होनी चाहिए, अर्धवार्षिक होना चाहिए। मतलब अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है कि ब्याज आपका जो है 6-6 महीने पे लगेगा, और जब आपका ब्याज 6-6 महीने पे लगेगा तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ब्याज जो 6-6 महीने पे लग रहा है, ठीक है, आपका ब्याज जो 6-6 महीने पे लग रहा है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सर ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तब यहाँ पे जो मेरे पास ये जो वार्षिक दर है, ये दर मेरी अब कितनी हो जाएगी, आधा हो जाएगी, यानी आधे साल पे लग रहा है तो आधा हो जाएगा, यानी 5% का हमको ब्याज लगेगा। और यहाँ पे जो मेरे पास टाइम निकल के आ रहा है वो टाइम कितने का हो जाएगा, तो देखिए 1.5 महीने का मतलब होता है 18 माह, 1.5 साल का मतलब 18 माह। 18 माह में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 3 बार हमें देना पड़ेगा ब्याज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर में हम 24,000 रुपये दे कितना रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर 24,000 ये है और 3 बार आप ब्याज दे रहे हैं, मतलब कितने का दे रहे हैं, 5% का। 5% का मतलब क्या होता है, 105 बटे में 100। जब इसको काटेंगे तो 5 गुना के 10, 5 एकम में 5, 5 गुना के 10, यानी कि आपका बनेगा 21 बटा में 20 का। ठीक है, अब 21 बटा 20 का बनेगा तो हम इसे कितनी बार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3 बार, 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20। ये मिश्रधन निकाल रहा हूँ, ये सबसे आसान तरीका है, कोई याद नहीं करना होता है आपको। तो 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, ये देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 3 के 24, और 21 का आपको क्यूब करना है, 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि बिना उसके काम आपका नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं याद रहेगा तो भैया दिक्कत तो होगी ही आपको। तो हम क्या कर लेते हैं, तो ऐसे गुणा कर देते हैं। तो 21 टाइम कितना होता है, 63, और ये कितना होता है 441। तो 441 में हम 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मुझे तो याद है, लेकिन आपको भी याद होना चाहिए, मुझे कौन सा पेपर देना है। तो 21 का 441 और 21 टाइम कितना हो गया 63, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एकम में 3, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 1 13, ये मैंने 3 से कर दिया। अब मैं कर दे रहा हूँ 6 से, तो 6 एकम में 6, 6 चौके 24 के 4, हासिल 2, 6 चौके 24 2 26। अब इसको मैंने प्लस कर दिया तो 3 6 2 8, 4 3 7
और 6 1 7 और ये 7, यानी कि टोटल मेरे पास जो मिश्रधन आ रहा है वो कितना आ रहा है 27 7 8 और ये 3। ये मेरा आपका क्या है मिश्रधन है, किस हिसाब से अर्धवार्षिक रूप से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ब्याज पता करेंगे, तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, तो मैं इसमें से क्या करूंगा कि 27,783 में से मैं 24,000 रुपए को माइनस कर दूंगा। जब माइनस कर दूंगा तो अब देखिएगा मैं इधर करके आपको दिखा दे रहा हूँ एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन समझना जरूरी है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो अब यहाँ इतना बड़ा तरीका आप आराम से लगा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि 27,783 में से मैं 24,000 रुपए को क्या करूंगा माइनस कर दूंगा। हालांकि आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा 3, और केवल इकाई की जगह पे कहाँ पे 3 है, केवल यहाँ पे है, तो इसलिए आपका आंसर कहाँ चला जाएगा, ये वाला चल जाएगा। पूरा घटाने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ये सबसे साधारण तरीका बताएं जिसके लिए आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट चारों तरफ मिले, सबको मिले। क्योंकि ये आज अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इकलौता किसी एक व्यक्ति के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ, तो सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका ट्रेन से है, और आप जानते हैं कि ट्रेन से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है आपसे कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी है और 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है। एक बात बताइए, जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी रेलगाड़ी को जब पार करती है तो वह क्या करती है, अपनी लंबाई और प्लस जिस वस्तु की पार करती है उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ दिया जाए तो उतनी दूरी तय करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो दूरी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, तो 150 और प्लस कितना 500, इसका मतलब कि हो गया 650 मीटर। समय कितना ले रही है, तो समय ले रही है ये, अभी मिटाऊंगा इसे, इसका कोई मतलब नहीं है। समय आपके पास कितना है 3 सेकेंड। दूरी मालूम है, समय मालूम है, क्या नहीं मालूम है, तो चाल नहीं मालूम है। और चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमारे पास 650 का है और समय हमारा 30 का है। ये आपका क्या हो गया मीटर से काट दिया, मीटर प्रति सेकेंड की चाल हो गई, है ना। पूरा नहीं काट रहा हूं क्योंकि मुझे इसका काम है आगे। अब आप एक चीज देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, अब हमें रेलगाड़ी की चाल मिल गई। अब कह रहा उसी रेलगाड़ी को, यानी वही रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी मेरे पास कितना है, तो 370 मीटर तो यही है और 150 मीटर ये है, तो यहाँ हो जाएगा 0 और 7 5 12 के 2 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा 520, यानी कि 520 मीटर में हमको भाग देना है कितने से 65/3 से। अब देखिएगा यहाँ पे जब काटेंगे इसको तो 13 × 5 = 65 के 5, 13 × 4 = 52, 0 हो गया। 5 से काट दीजिए 5 × 9 = 40 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 3 यानी 3 के 24 सेकेंड आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 24 सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा कहाँ पर जाएगा, आपका जाएगा सी नंबर पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल सिस्टम बता रहा हूँ, कोई ट्रिक याद नहीं करना है। देखिए ट्रिक याद कर लेंगे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसा देंगे सब। अगर डायरेक्ट ट्रिक पे आया तब तो आप लगा लेंगे, उसमें भी आप कितना ट्रिक याद करेंगे। मैथ के हर चैप्टर में कम से कम 20 ट्रिक है, कितना ट्रिक याद करेंगे आप। सबसे अच्छा यही है कि आप सिंपल मेथड सीखिए और अपनी स्पीड लाइए, स्पीड रहेगा तो कोई क्वेश्चन आप लगा जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है मेरा ये भी रेलगाड़ी से ही है। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं एकदम नया नया उठा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और केवल मैं यहाँ पे जो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो आप शेयर जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं तो मेरा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबको प्रॉफिट पहुंचना चाहिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर क्या कर रहा है 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला चीज तो यही है कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस
उस वस्तु की लंबाई दोनों को जोड़ करके जो दूरी आएगी उसने दूरी तय करेगी। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि दो इक्वेशन बन रहा है। हमको रेलगाड़ी की लंबाई मालूम ही नहीं है, तो हम कह दें कि यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई वो कितनी है, यल है। तो पहली स्थिति में चलेगी, तो जब देखिए दोनों को तो एक ही चाल से पार करना है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यल प्लस 122 मीटर कितने समय में, 17 सेकंड में पार करेगी। ये देखिए दूरी बटा चाल, सॉरी दूरी बटा समय यानी चाल आ जाएगा। तो इतना ही चाल तो इसको भी पार करेगा, क्योंकि जब एक ही ट्रेन पार कर रही है तो उसकी हर स्थिति में उसकी चाल क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो आप थोड़ा सा देखिएगा इसको, जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यल प्लस 210 अब बटे में कितना, 25 सेकेंड है ना। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है हमें, कैलकुलेट करके उसके बाद ही हम कुछ लोग बता पाएंगे, तो उससे पहले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 यल। इधर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 दूनी का 50 के 0 हासिल 5, 25 दूनी के 50 5, 55 के 5 हासिल 5, 25 से कम है 25, अब 25 5 30, ये आ गया। अब इधर हम 17 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, तिरिया गुणा 17 से करेंगे तो 17 0 0, 17 1 कम 17 7 हासिल कितना बच गया 1, 17 दूना के 34 और 34 1 35 प्लस 17 यल, यहाँ पे कितना हो गया 17 यल हो गया। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 3000 जो 50 है उधर जाके 3570 में से माइनस होगा, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो 3570 में से 3050 में माइनस करता हूँ तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5 यानी 520, तो इधर हो गया मेरा 520। आइए देखिए 17 इधर आके माइनस होगा तो कितना बढ़ जाएगा आपका, देखिए 5200 है, तो इधर आपका आके माइनस हो जाएगा ये 17 वाला, तो कितना हो जाएगा 3 5 3 8 यल हो जाएगा। और 8 यल का मतलब क्या होता है कि यल बराबर हो गया 520 बटे में 8। काटिए उठिए नहीं, काटने का कोई मतलब नहीं है, काटिए नहीं, इसको इसे छोड़ दीजिए। हमें ट्रेन की लंबाई मिल गई, अब हमको क्या बताना है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है, वो भी किलोमीटर में बताना है। तो पहले तो हम मीटर में ला लें, उसके बाद में कोई बात करेंगे, ठीक है ना, बाद में कोई बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब क्या है कि हमको निकालना है चाल, तो आप यल की वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं, आप चाहो तो काट लो, आपकी इच्छा। मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे कि पता नहीं क्यों नहीं काट रहे हैं। तो देखिएगा 4 दूना के 8, 4 एकम में 4, 4 3 12, ये बच गया इतना, देख लीजिए 4 एकम में 4, 4 3 12। अब फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 पचे 10, यानी कितना आ गया 65 मीटर। अब कहीं पे भी ये वैल्यू रख दीजिए, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले में हम इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं ताकि चाल मिल जाए हमारी। तो 122 में हमने क्या किया कि 65 को प्लस कर दिया, 65 को प्लस किया तो 5 2 7 और 6 2 8, यहाँ पे 187 आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, तो 187 आ जाएगा और 187 बटे में बनेगा मेरा कितना, तो ये देखिए 17 और 17 एकम 17 और 17 एकम 17, यानी कि हमारे पास आया 11 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको क्या करना है, तो इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, किससे करेंगे जरा सोचिए। आपको दो तरीका मैंने बताया था, एक 5/18 से और एक 18/5 से। तो यहाँ पे हमको जो मल्टीप्लाई करना है वो हम करेंगे 18/5 से। तो अब इस वाले में 11 वाले में हम गुणा कर देंगे कितने से, तो 11 में मैंने गुणा कर दिया 18/5 से। अब जब यहाँ गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चाल हम निकाले भैया, ये चाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सिंपल मेथड से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि सिंपल मेथड इज ए ग्रेट मेथड। कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकते, किसी की औकात नहीं है फंसाने की सिंपल मेथड से। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो अब देखिए 11/88 के 8 और 11 कम 11, 11 8 कितना हो जाएगा 19 और बटे में 5। जब भाग देंगे आप तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, तो आपके पास निकल के आ रहा है 5 3 क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। आपके पास बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 5 9 45। तो अब देखिएगा 39 कहाँ पे दिया है, तो यहाँ 39 है नहीं, यहाँ 39 है नहीं, यहाँ है नहीं, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर कहाँ चला जाएगा, डी नंबर पे आपका आंसर चला जाएगा, आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगला ये आपका डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन है, विभाज्यता से क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए 15 से कोई नंबर तभी विभाजित होगा जब वह 3 और 5 दोनों से अलग अलग विभाजित हो, क्योंकि 5 3 15, 3 और 5 इसके क्या है, गुणनखंड है। अगर 3 और 5 दोनों से कोई नंबर विभाजित होता है तो वह 15 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस अंक को काटना है उसके अंकों का योग यदि 3 से हमारा कट जाए तब तो वह संख्या 3 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो ये देखिएगा 6 5 11, 11 और 3 14 और 14 2 16, 3 से तो कटेगा ही नहीं, तो ये तो नंबर नहीं कटेगा, है ना। अब यहाँ देखेंगे आप 6 5 11 और 11 3 14 और 14 4 18, तो ये तो 3 से कट जाएगा। 5 से कटेगा तो 5 से चेक कर लेता हूँ, तो ये देखिए 5 से तो कट जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। फिर से देख लेता हूँ, तो यहाँ देखिए ये 3 से भी कटेगा, ये वाला जो नंबर है 3 से भी कटेगा और 5 से कटेगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर आपका आंसर हो गया। कभी भी विभाज्यता चेक करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि वो नंबर उसके गुणनखंडों से कटना चाहिए। अगर गुणनखंडों से किसी भी एक गुणनखंड से नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि वो नंबर उस मूल मेन नंबर से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आइए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये तो लड्डू वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। आप देखिए कह रहा है कि 2 3 2/3 4/5 6/7, क्या निकालना है आपको, मौसा निकालना है बेटा। तो मौसा के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे, यानी कि 2 4 6 का मौसा निकालेंगे, ठीक है। और नीचे 3 5 7 का क्या निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे हम लौसा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए 2 से अगर भाग देंगे तो 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो मौसा आएगा वो कितना आएगा, 2। और लौसा ज्ञात करेंगे, नीचे वाले का लौसा ज्ञात करना है। तो अब देखिए सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसका मौसा कितना हो गया, 1, यानी 2 बटा का मौसा कितना होगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे हमको चूंकि लौसा निकालना था ऊपर वाले का मौसा, तो मौसा तो ठीक है, लौसा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें वो करना था, ध्यान नहीं दिया हूँ। लौसा में क्या होता है कि अभाज्य संख्याओं का लौसा ज्ञात करते समय क्या करना चाहिए कि सभी नंबरों का आपस में गुणा कर देना चाहिए। तो अब देखिएगा 3 5 15 क्या हो जाएगा, ये 3 5 15 और 15 7 कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। यानी देखिए 7 5 35 7 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 105, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2 बटे में 105 आंसर चाहिए, तो बस आपका यहीं पे मिल रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। कभी भी आपको भिन्न में अगर दिया जाए और लौसा और मौसा पूछा जाए, तो अगर लौसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लौसा निकाल दीजिए और नीचे वाले का मौसा। लेकिन अगर मौसा पूछे तो ऊपर वाले का मौसा निकालिए और नीचे वाले का लौसा निकालिए। जो पूछा जाए वह ऊपर वाला, जो नहीं पूछा जाए वो नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। ये तो आपका घातांक और कर्ण से है, आप कह सकते हैं कि सर वर्ग और वर्गमूल से भी है, तो दोनों से क्वेश्चन है। आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आपको। आप इसको जब इधर लेके आएंगे ना तो क्या बनेगा, थोड़ा सा देखिएगा। ये इधर आएगा पावर में बन जाएगा, तो इधर बचेगा x बटा में 196, और ये बन जाएगा 32 गुणे 32, और ये बन जाएगा 56 गुणे 56। आप होशियार ना बनिए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही कीजिएगा, नहीं तो आप इधर उधर कर देंगे, काम गड़बड़ा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं काटूं तो किससे काट सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो 4 से काट दूं, तो देखिएगा 4 एकम में 4, 4 चौके 16, आए देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 बचेगा 36, तो 4 9 36। अब देखिएगा यहाँ पे काटना है तो 7 दूना के 14 है ना, और 7 7 49, इक्वल के दोनों तरफ नीचे से भी काट सकते हैं। अब यहाँ 2 से जब काटेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको जब 4 से काटेंगे तो ये देखिए 4 एकम में 4 है, 4 चौके 16, और फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 16 दूना का 32 होगा ना, ध्यान से देखिए
अच्छा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा फेयर काटता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर पता नहीं कैसे आप काट दे रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं आपको फेयर काट के दिखाता हूँ एकदम साफ, ठीक है, साफ देखिए आप। इसको मैं लिखूंगा सिंपल सा, मैं बता रहा हूँ कि x अब बटे में 196 बराबर पावर इधर आ कड़ी इधर आ गई तो पावर बदल गया 32 गुणे 32, और ये हो जाएगा आपका 56 गुणे 56 हो जाएगा। सिंपल नंबर से मैं काटता हूँ आपको, यहाँ देखिए 8 7 56, 8 चौके 32, ठीक है। फिर 8 7 56 और 8 चौके 32। अब 7 से काटेंगे इसको, या जिससे मर्जी उससे काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 से अगर काटूंगा तो देखिए 7 दूना के 14, कितना बच जाएगा 5, तो 7 8 56, आई देखिए 7 चौक 28, यहाँ 4 से करें, ये 4 अब उधर चला जाएगा तो एक से कर तो क्या बचेगा 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी आप कह सकते हैं कि क्या बचेगा 64। तो आपका आंसर हो जाएगा 64। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ए नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज देखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ज्यादातर प्राइमरी मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको प्राइमरी मेथड आता है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा, ट्रिक बहुत मतलब गलत चीज है। अगले पे आइए, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सबको पता चले कि मतलब अगर आप कोचिंग नहीं आना चाहते हैं तो ऐसे भी आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यूपीपी के लिए मैं फ्री में आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसके लिए कोई प्रॉफिट पैसा नहीं लेना है मुझे। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में, कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वतः दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। आपके बहुत सिंपल है, इसके बारे में क्वेश्चन में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पे हमको सिंपल है चलना है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो ही नहीं है। तो आप कहोगे कि सर देखिए मेरे पास 100 रुपया था, है ना, मेरे पास सर 100 रुपया था, और मैंने क्या किया सर कि 100 रुपये पे मुझे कुछ ब्याज मिला है। किस दर से मिला है, 8% की दर से मिला है। अच्छा कितने वर्ष में मिला है, 8 वर्ष में मिला है सर। अब कितना मिला है तुमको टोटल ब्याज और पैसा मिला के, तो तुम कहोगे सर 2 गुना मिला है, मतलब कि मेरे पास 100 रुपया था और यह पैसा बन गया है कितना 200। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 8 r बराबर 100, क्योंकि इधर जाके माइनस हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे तो ये देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 बटे में 8 हो जाएगा। 100 बटे में 8 का मतलब क्या होता है कि 4 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 4 गुना के 8, यानी कि ये बन जाएगा आपका 25 बटा में 2। तो 25 बटा में 2% आपको कहीं आंसर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपका डी नंबर, तो ये आपका डी सही हो गया। देखिए ये सबसे साधारण नियम बताया, कुछ याद नहीं करना है। फिर से देख लीजिए, मेरे पास 100 रुपया था और मुझे 100 रुपये पे ब्याज मिला, और इस प्रकार से मेरा पैसा जो था वो 2 गुना हो गया, मतलब 100 रुपया से 200 रुपया हो गया। अब इसी को मैंने सॉल्व कर दिया, जब सॉल्व किया तो मेरे पास r बराबर कितना आया 25 बटा में 2 मेरे पास आया। 25 बटा में 2 का मतलब यहाँ पे आपका दिया है, यानी आप कह सकते हैं कि सर 12.5 भी हो सकता है, 12 से 1/2% भी हो सकता है, जो आपकी इच्छा हो कह लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया 25 बटा में 2%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ का यहाँ पे देखेंगे 10वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको वर्क एंड टाइम से मैंने लिया है। देखिए मैं आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और अगला जो मेरा 4th वाला टेस्ट होने वाला है उसमें आपका 20 क्वेश्चन मैथ कराएगा, 20 क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन जो आपका रहेगा रीजनिंग का, और उसके बाद से आपका हिंदी, फिर आपका जीएस रहेगा। क्योंकि आपके यूपीपी में जो सिलेबस है, यूपीपीसी के सिलेबस में देखिएगा 112 प्लस क्वेश्चन जो आपके रहेंगे केवल 3 सब्जेक्ट से रहेगा। एक आपका हिंदी से रहेगा, मैथ से रहेगा, और रीजनिंग से रहेगा। मतलब कि इन तीनों पर मेहनत करके आप आराम से यूपीपी निकाल सकते हैं अगर आपकी जीएस वीक है तो। लेकिन अगर आपका जीएस बहुत बढ़िया है तभी भी आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी मैथ अच्छी नहीं होगी उसकी रीजनिंग अच्छी नहीं होगी, तो आधा पेपर तो आपका ऐसे ही गोल हो जाएगा। एक चीज क्लियर है कि जिसका मैथ अच्छा होगा उसकी रीजनिंग अच्छी होगी, तो वो प्लस हिंदी तो हमारे यूपी में है, हिंदी भाषी है, तो हिंदी तो ही भी करता है, तो कितना भी बिगाड़ के करेंगे तब भी अच्छा करेंगे। तो सिलेक्शन तो आपको यही तीनों से मिलना है, जीएस वस से नहीं मिलना है। आपको आईएएस पीसीएस देना नहीं है कि जीएस पे ही पूरा फोकस करें। आप 18 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब जाकर के आप 32 क्वेश्चन करने को भी मिलेगा, यहाँ पे आप 3 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको 112 क्वेश्चन करने को मिल जाएगा। तो आप समझदार है कि समय आपको कहाँ लगाना है। ठीक है, दूसरे के बहकावे में ना आए, जीएस वस पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना करें, जितना पढ़ेंगे आपका सही उतना ही होगा। कोई पूरा जीएस सही नहीं कर पाता, क्योंकि जो अनलिमिटेड है उसकी कोई गारंटी नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करिए, पीछे करके दोबारा देखा कीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर आप मेरे कोचिंग के नजदीक के हैं, आप बलिया के रहने वाले हैं, नजदीक के हैं, तो आप आ जाइए, आपको जो भी सॉल्विंग रहेगी बहुत आसानी से समझा दिया जाएगा कोचिंग पे, ठीक है। यहाँ देखिए, ए तथा बी को एक कार्य के लिए 1200 रुपए की राशि पूरा करने के लिए दिया जाता है। मतलब ए और बी कोई काम करते हैं और उस काम करने के लिए उन्हें 1200 रुपये मजदूरी दी जाती है। ये 15 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। साथ में सी की मदद से वे उसे 5 दिन में कर सकते हैं। सी का हिस्सा कितना होगा? देखिए, जो मजदूरी दी जाती है ना, वो कार्य करने का दिया जाता है, समय काटने का पैसा आपको नहीं दिया जाता। आप मेरे घर पे काम करने आएंगे और पता चला कि दिन भर बैठ के इधर उधर फोने पर बतिया रहे हैं, तो मैं उसका पैसा नहीं दूंगा आपको, मैं काम करने का पैसा दूंगा आपको। तो हमेशा जो पैसा बांटा जाएगा वो कार्य के अनुपात में बांटा जाएगा, मतलब क्षमता के अनुसार पैसा आपका बांटा जाएगा। तो अब देखते हैं किसकी कितनी क्षमता है भाई। अब देखिए, यहाँ पे मैं सिंपली यूज कर रहा हूं इसको। ए कितने दिन में? 15 दिन में। बहुत बढ़िया, 15 दिन में कर लो बेटा। और बी जो है उसे 12 दिन में। लेकिन होता क्या है कि इनके साथ एक व्यक्ति और आ जाता है, सी, और इस प्रकार से ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 5 दिनों में करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा। अब एलसीएम लेंगे बेटा तो 12 का, 15 का, 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। अब क्या करेंगे, इनकी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ये देखिएगा, 15 चौके 60, 12 पचे 60, और ये कितना हो जाएगा आपका? 12, 12 पचे 60। मतलब कि ए की क्षमता 4 की है, बी की क्षमता 5 की है, और तीनों को मिला के 12 की है। तो सी की क्षमता कितनी आएगी? तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 में से हम माइनस कर देंगे क्या? 5 प्लस 4, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना? तो 5 4 9, अब 12 में से 9 माइनस 3, यानी सी की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। और इसी क्षमता के अनुपात में हम पैसे को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, बांटेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता रहेगी उतना ही ज्यादा काम करेगा। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्षमता हमारे पास आ गई। अब क्षमता किस में आई है भाई? तो पहला हमारा ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर सी रहेगा। ए की क्षमता 4 की, इसकी 5 की, और इसकी 3 की। तो अब सभी क्षमताओं को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 4 12, और ये 12 बराबर कुल कितना पैसा है मेरे पास? तो 12 बराबर मेरे पास कुल पैसा है 1200 रुपया। अब इसमें जब भाग देंगे तो 12 एकम 12, 1 बार जाएगा, और 2 ठो 0, मतलब कि 100 से गुणा किया गया, यानी 12 से भाग देने पे कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। अब जो कुछ भी आंसर लाना है आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सी का हिस्सा कितना होगा? तो सी की क्षमता कितने की है? 3 की। तो अब इस 3 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 300। तो आपका आंसर कितना आ गया? 300, और आपका चला गया ए नंबर आंसर। ये था आपका शनिवार के टेस्ट के 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और मैं आपको आराम से सही तरीके से पढ़ा रहा हूं और आपका इससे प्रॉफिट पहुंचता है, आपको लाभ मिलता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि इससे पूरा देखें। धीरे धीरे आपका लेवल क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मैं प्राइमरी लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम नीचे से, उड़नता वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ, उड़ा उड़ा के पढ़ा दूँ, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, ठीक है। तो इसको जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।